13 अप्रैल ईरान इजराइल पर 300 रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल कर एक घातक अटैक करता है जिसे नाम देता है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ये पहली बार होता है जब ईरान डायरेक्ट अपनी जमीन से इजराइल को टारगेट करता है। इससे पहले कभी भी ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था। हालांकि इजराइल पर ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए मैक्सिमम रॉकेट और ड्रोन्स को अमेरिका, यूके और फ्रांस की मदद से इजरायली बॉर्डर के बाहर ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ ही जॉर्डन अपने फ्लाइंग जोन में इजराइल की तरफ जा रहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी इजराइल पर अटैक करने के बाद कहते हैं कितनी मिसाइल लॉन्च करी और उनमें से कितनी अपने टारगेट पर गिरी, ये अहम सवाल नहीं, मायने ये रखता है कि ईरान ने उस ऑपरेशन के दौरान अपनी पावर दिखाई है। चूंकि हमला इजराइल पर हुआ था तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये थी कि इजराइल भी ईरान पर वापस से अटैक जरूर करेगा। और 19 अप्रैल फ्राइडे को ईरान के इस्फहान शहर में कुछ धमाके सुनाई देते हैं। दो यूएस ऑफिशियल्स सीबीएस न्यूज को बताते हैं कि इजरायली मिसाइल ने ईरान पर अटैक किया है। हालांकि अटैक ईरान में कहां हुआ, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो नहीं बताते हैं। सीबीएस न्यूज जब इजराइल से इस अटैक पर सवाल करता है तो इजराइल डिफेंस फोर्स इस पर कोई कमेंट नहीं करती है। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ईरान पर हुए कथित हमले पर बगैर कोई कमेंट किए कहते हैं अमेरिका किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल नहीं है। इटालियन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजानी ने बताया कि अमेरिका ने G7 ग्रुप को बताया कि उसे खुद ईरान पर हुए हमले के बारे में लास्ट मिनट पता चला। मतलब इन्हें खुद ही मालूम नहीं था कि इजराइल ईरान पर कोई अटैक प्लान कर रहा। दूसरी तरफ जहां ईरान इजराइल के इस कथित हमले को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, वहीं वो ये भी क्लेम करता है कि उसकी एयरफोर्स ने इस्फहान शहर में 3 ड्रोन मार गिराए हैं। इस तरह ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए हमले ने पूरी दुनिया को एक नई टेंशन दे दी है। पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वॉर शुरू हुआ जिसमें दोनों तरफ के 6500 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर यूक्रेन और रशिया आपस में भिड़ गए जिसमें यूक्रेन कहता है कि अकेले उसके तरफ से 31,000 से ज्यादा सिर्फ सोल्जर्स मारे गए। और फिर इजराइल ने गाजा को अपने आतंक का शिकार बनाया जिसमें अब तक 34,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जहां मरने वालों में 2/3 बच्चे और औरतें थी। और अब इजराइल और ईरान वॉर का खतरा सामने खड़ा है। अब इसकी जड़ क्या है, वो कौन से रीजन है जिस वजह से आज हालात इतने क्रिटिकल बने हुए हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक लंबा पीरियड 1953 से लेकर 1979 तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों देशों का एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक एंड कमर्शियल टाई हुआ करता था, तो आपको यह सुन के बड़ा अजीब लगेगा। आपको ख्याल आ सकता है कि आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सच यही है। ईरान टर्की के बाद दूसरी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होती है जो इजराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करती है। अब इसे अगर आपको थोड़ा ऊपर समझाऊं तो साल 1941 में ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी की डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को शाह ऑफ ईरान की गद्दी दी जाती है। साल 1948 में जब इजराइल को एक अलग देश बनाया जाता है, उस टाइम ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन होता है। मोहम्मद रजा पहलवी वेस्ट सपोर्टर होते हैं, उनका झुकाव अमेरिका, ब्रिटिश की तरफ ज्यादा होता है और यही वो वजह बनती है जो ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश बनता है। मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के बादशाह जरूर होते हैं, लेकिन उनके पास ईरान का फुल कंट्रोल नहीं होता, बल्कि कुछ फील्ड ऐसी होती है जहां ईरानियन प्राइम मिनिस्टर ईरान के बादशाह से ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे ईरान की ऑयल इंडस्ट्री। अप्रैल 1951 मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल को लेकर प्राइम मिनिस्टर और शाह ऑफ ईरान के बीच तनाव का दौर शुरू होता है। साल 1953 में ईरान में एक तख्ता पलट होता है जिसे 28 मॉडेड तख्ता पलट के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन CIA और ब्रिटिश MI6 ईरानियन पब्लिक को एक तरह से बहकाते हैं, उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया जाता है और फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को PM पोस्ट से हटा दिया जाता है। इस तख्ता पलट के बाद मोहम्मद रजा पहलवी का कंट्रोल ईरान पर बढ़ जाता है। वेस्ट कंट्री और ईरान के बादशाह दोनों के अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। साथ ही 1953 से लेकर 1979 तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं, जहां एक तरफ
दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की पब्लिक दो पार्ट में बटी हुई होती है। एक वो जिसे इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरे वो जो इस रिलेशन को क्रिटिसाइज किया करते थे। ईरान में एक लीडर थे अयतुल्ला तलेगानी। ये ईरान और इजराइल के रिश्ते से खुश नहीं थे। इनका असर ईरान की बड़ी पॉपुलेशन पर हुआ करता था। ईरान की जो पब्लिक थी उसके दिल में फिलिस्तीन के लोगों के लिए सिंपैथी हुआ करती थी और अक्सर ईरानी पब्लिक फिलिस्तीन को अपनी ज़कात डोनेट कर दिया करते थे। ज़कात के बारे में अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है तो आपको बता दूं, इस्लाम में गरीब लोगों के लिए कई अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें एक ज़कात है, जहां एक इंसान के लिए एक अमाउंट फिक्स किया गया है और जो भी इंसान उस फिक्स अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का मालिक होता है उसे उसमें से 25% गरीब लोगों को देना होता है। ज़कात एक तरह से गरीब लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का एक इस्लामिक सिस्टम है। ईरान के लोग जो ज़कात देने की कंडीशन में होते थे वो अपनी ज़कात फिलिस्तीन के लोगों को दिया करते थे। जैसा कि अभी आपको बताया कि ईरान के बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो कि इजराइल के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो ज़कात सिस्टम को बंद करने के लिए दबाव बनाने लगे। हालांकि उनके इस दबाव का कोई खास असर नहीं हुआ। अब 1979 में एक और चेंज आता है। ईरान में एक बड़ी क्रांति होती है जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। ईरान में पहलवी डायनेस्टी को खत्म कर ईरान को राजवंश से इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान कहा, जबकि अमेरिका को बड़ा शैतान। ईरान जब पहलवी डायनेस्टी से आजाद हुआ तो सबसे पहले इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और इजराइल के साथ सभी ऑफिशियल रिलेशन खत्म कर दिए। इजरायली पासपोर्ट ईरान में बैन कर दिए गए। ईरान तेहरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को बंद कर दिया गया। यही वो टाइम भी था जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया। ईरान हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ट्रेनिंग, हथियार, बम बारूद सब कुछ प्रोवाइड करता है। इस तरह ईरान और इजराइल जो 1979 से पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो 1979 के बाद एक दूसरे को कट्टर दुश्मन के तौर पे देखने लगे। 1997 में ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद खतमी ने इजराइल को इल्लीगल स्टेट और पैरासाइट कहा। साल 2000 में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने इजराइल को कैंसर ट्यूमर बताया और कहा इसे इस एरिया से हटा देना चाहिए। साल 2006 में इजराइल लेबनान पर अटैक करता है, जिसमें ईरान इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साल 2010 में इजराइल ईरान को सबसे बड़ी चोट देता है, जिसमें इजराइल की मोसाद एक बड़ा सीक्रेट खेल खेलती है। मोसाद इजराइल में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए उस प्रोग्राम से जुड़े एक एक लोगों को टारगेट करना शुरू करती है। एक साइंटिस्ट थे मसूद अली मोहम्मदी, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे। उन्हें 12 जनवरी 2010 को एक विस्फोट करके मार दिया गया। 29 नवंबर 2010 को दो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरयारी और फरेदून अब्बासी को एक ब्लास्ट कर निशाना बनाया गया, जिसमें शहरयारी की तो मौत हो गई जबकि अब्बासी को सीरियस इंजरीज हुई। फिर 23 जुलाई 2011 को तेहरान में दारियुस रज़ा नजात को गोली मार दी गई। 11 जनवरी 2012 को मुस्तफा अहमदी रोशन और उनके ड्राइवर को बम विस्फोट में मार दिया गया। एक तरह से ईरान के लिए इजराइल की तरफ से दी गई सबसे बड़ी चोट होती है, जहां ईरान के बड़े कीमती लोगों को एक एक करके मारा जा रहा था। 13 फरवरी 2012 जॉर्जिया और इंडिया में इजरायली एम्बेसी को टारगेट किया गया, जिसमें जॉर्जिया को तो सेफ ब्लास्ट करके हमले से बचा लिया गया, जबकि भारत में इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए। इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो इस अटैक के लिए जिम्मेदार है। 18 जुलाई 2012 को बुल्गारिया में एक इजरायली टूरिस्ट बस को निशाना बनाया गया, तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए ईरान और हिजबुल्लाह को जिम्मेदार बताया। इस तरह बहुत से ऐसे कांड हुए जिसके चलते ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते चले गए, जहां ईरान को जब भी मौका मिलता वो इजराइल को अपना निशाना बनाता और जब इजराइल को चांस दिखता तो वो ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी करता। इसी तरह पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया तो इजराइल इस हमले के बाद अग्रेसिव हुआ और फिर गाजा में किस तरह मासूम बच्चों और औरतों का कत्ले आम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, वो अलग बात है कि ऑलमोस्ट सब के सब बस देखते ही रहे, जबकि अगर आप ईरान के केस में देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जहां पूरी दुनिया हमास को आतंकी संगठन कह रही थी, वहीं ईरान का कहना था कि हमास का इजराइल पर हमला
उसका अपना सेल्फ डिफेंस था। आयतुल्लाह अली खुमैनी ने इजराइल पर गाजा में जेनोसाइड करने का आरोप लगाया। खुमैनी ने कहा, अगर इजरायली क्राइम इसी तरह होते रहे तो मुसलमान और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई नहीं रोक सकता। गाजा पर बमबारी तुरंत बंद होनी चाहिए। खुमैनी ने यह भी कहा, गाजा की सिचुएशन पर रिएक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें रिएक्ट करना चाहिए। इसके अलावा ईरान ने लाल सागर में हौती द्वारा टारगेट किए जा रहे शिप के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के वार्न करने के बावजूद अपने वॉरशिप लाल सागर में डिप्लॉय कर दिए। इस तरह अलग अलग जगह पर ईरान इजराइल को एक तरह से वार्निंग दे रहा था, गाजा पर हमले बंद करने के लिए कह रहा था, गाजा से वापस लौटने का दबाव बना रहा था। और ईरान का इस तरह इजराइल के सर पर सवार होना इजराइल के लिए मानो किसी बेइज्जती से कम नहीं था, क्योंकि जिस इजराइल को अमेरिका जैसे सुपर पावर का सपोर्ट हासिल हो, जिस इजराइल के लिए अमेरिका का हथियार भंडार खुला हो, जिस इजराइल के लिए फ्रांस ब्रिटेन जैसे देश खुलकर गाजा में हो रहे कत्लेआम का सपोर्ट कर रहे हो, उस इजराइल को ईरान का इस तरह से आंख दिखाना कहां रास आता। और 1 अप्रैल 2024 इजराइल सीरिया दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर स्ट्राइक करता है, जिसमें ईरान के 3 सीनियर कमांडर और 7 मिलिट्री एडवाइजर की मौत हो जाती है। हालांकि इजराइल काफी टाइम से सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता रहा, लेकिन यह पहली बार था जब इजराइल ने डायरेक्ट ईरान एम्बेसी पर अटैक किया। यही वो मेन वजह बनी जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन लॉन्च कर दिए। अभी की बात करी जाए तो दोनों देश हाई अलर्ट पर जरूर है, लेकिन दोनों तरफ से कोई खास एक्शन होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच एक और नई जंग की शुरुआत हो जाती है तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान या इजराइल को नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसके निगेटिव इंपैक्ट का सामना करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ईरान और इजराइल की दुश्मनी कब से और क्यों चली आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।